बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ARS एजुकेशन। आई एम शाहिद इकबाल, chemistry expert, and I am here to share you the most important MCQs, short questions as well as long question of first year chemistry that will be for first annual examination 2025। स्टूडेंट्स, इससे पहले ये क्लेम समझ लें कि हमने 9th-10th केमिस्ट्री बायोलॉजी और सेकेंड ईयर की 9th-10th के पेपर भी आ चुका है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही लॉन्ग क्वेश्चन लगे हैं। तो हमने अब इसका दायरा थोड़ा सा वसी कर दिया है और अब जो है हम इस फर्स्ट ईयर में आके सेकेंड ईयर में आके हम शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने लगे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए FSC में शॉर्ट क्वेश्चंस का भी बहुत मसला होता है। जैसा फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में है, मैंने ये मैसेज दिया था, केमिस्ट्री आप लोगों के लिए फोबिया नहीं रहेगी। तो यकीनन इंशाल्लाह अगर आप मेरे इन क्वेश्चंस को फोकस करके कर लेते हैं तो आप कम से कम फेल नहीं हो सकते। और अगर आप अच्छे बच्चे हैं और तो उसको आप 70+ 80+ पे भी लेके जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप इनको मुकम्मल तौर पर करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, दिल जमी से करेंगे और वर्ड टू वर्ड याद करेंगे, तब पॉसिबल होगा। अगर आप कीनली ये वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो के दौरान शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर सही नहीं मिल पा रहे, तो ये जो एग्ज़ाम क्रैकर बुक है इसको भी आप होम डिलीवरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है वो PDF भी मुझसे मंगवा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वो PDF की बजाय आप हार्ड फॉर्म में बुक्स मंगवा लें। लेकिन इतना टाइम नहीं है तो आप जो है वो इसको PDF लिंक के अंदर या हमारे ऑफिशियल जो है, मैं वीडियो के दौरान WhatsApp नंबर चलवा दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट करके आप PDF ले सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये एक तमहीदी वीडियो थी जो कि बताना बहुत ज़रूरी थी। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 1। आप हमको ये चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट नज़र आ रहा है। इसी को इसके 22 पेजेस हैं जो कि हमने सही तरीके से करने हैं। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, मोस्टली तो MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज वाले ही करें, लेकिन इसमें हमने कुछ और भी ऐड करवाए हैं। सर लोगों ने जो बुक राइटर्स हैं ये 10 to 19 कर दिए हैं, तो बाकी भी आप लोग कर लेंगे तो तकरीबन आपका MCQ क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा। जो रियली आस्क्ड MCQs हैं इनमें से कम पूछा जाता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, मसला नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताता चलो कि ये जो हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोगों ने एटॉमिसिटी को पढ़ना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखें कि एटॉमिसिटी क्या होती है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, जब हम ये गिनते हैं तो उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जिसका CO2 है, इसके पास 3 एटम है तो 3 एटॉमिसिटी होगी। सेम जो है वो NH3 की एटॉमिसिटी 4 है क्योंकि इसमें 4 एटम हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, राइट द फार्मूला ऑफ एनी 2 ऑफ दीज। ये इस तरह भी पूछा जा सकता है या इसके एग्ज़ाम में और तरह के भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो वो कुछ यूँ होंगे कि मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है, इसके अलावा मॉलिक्यूलर आयन पैदा कैसे होता है, इसको पैदा करने के मेथड भी बताएं। ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। इस किताब एग्ज़ाम क्रैकर जो कि डॉक्टर तारिक रियाज साहब ने लिखी है, उसके अकॉर्डिंगली ये सबसे इसकी बड़ी जो खूबसूरती मुझे पसंद आई है वो ये है कि इन्होंने एक क्वेश्चन को 3 अंदाज से लिखा है कि पेपर में इस तरह पूछ सकता है लेकिन इसका आंसर एक ही है। तो आप लोग मॉलिक्यूलर आयन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। बेसिकली ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल, और इसको हम जनरेशन कैसे कर सकते हैं इसकी, जब हम हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन जो है या अल्फा पार्टिकल या इसी तरह एक्स रेज को हम गैस से गुजारेंगे तो उस दौरान जो है हमें मॉलिक्यूलर आयन मिलेंगे। जैसा हमारे पास वाटर है
जिसका CO2 है, जिसका फ्लोराइड आयंस हैं, CO पॉजिटिव है, CH4 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव है। तो ये वो आयंस हैं जो कि मॉलिक्यूल से बनते हैं। इसलिए मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट ये क्लियर करते चलें कि एटम का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और उससे बनने वाले आयन को मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे आपने कभी भी H2 अकेला नहीं लिखा हुआ कि H हमेशा H2 होता है, N2 होता है, क्योंकि N अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई मॉलिक्यूलर आयन होगा तो फिर ही जाके वो मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा, ऐसे वो मॉलिक्यूलर आयन नहीं बना सकता कभी भी। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 या मर्ज करके जो आइसोटोप से मुतालिक पूछा गया है कि वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों रखते हैं और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्यों होती हैं। इसकी वजह या आइसोटोप एलिमेंट जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि आपको पता है कि आइसोटोप्स वही होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर होते हैं। चूँकि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। जबकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है व्हाट आर मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स, गिव नेम एंड सिंबल ऑफ सच एलिमेंट। स्टूडेंट्स याद रहे कि जो मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स होते हैं वो नाम से ही नज़र आ रहा है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप होता है। ये MCQ में पूछा जा सकता है। जैसा हमारे पास फ्लोरीन है, आर्सेनिक है या गोल्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 6 मर्ज करके 7 है। उसके बाद हम 8 की तरफ मूव करते हैं। 8 जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो नियॉन एटम है वो सैंपल ऑफ एलिमेंट में 20.18 AMU नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 20, 21 और 22 होता है, कहीं पे 20.18 AMU नहीं होता। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका आंसर ये है कि जी हाँ, ये बात ठीक है कि 20.18 AMU किसी भी नियॉन एटम का मास नहीं होता। तो फिर जी क्या होता है, जी हाँ, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये जो 20.18 AMU है बेसिकली ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये जब हम आइसोटोप्स की बारे में पढ़ते हैं, मसलन ये 20 है, 22 है, 22 है, इनकी रिलेटिव अबंडेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को आपस में जमा कर देंगे। अब जो हमें आंसर मिलेगा वो 20.18 AMU ही होगा। तो इससे ये बात वाज़े हुई कि जो 20.18 AMU आता है बेसिकली वो इसकी एवरेज एटॉमिक मास होती है। तो हम ये बात वाज़े कर चुके हैं यहाँ पे कि जो 20.18 AMU है ये दरअसल क्या है उसकी, ये दरअसल उसकी एवरेज एटॉमिक मास है, जो कि हमने आइसोटोप्स के लिहाज से उसकी एवरेज ली है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में क्यों होते हैं। जैसा आपने ऊपर ही देखा कि ये जो नियॉन है इसका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ रहा है, ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि एलिमेंट जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मासेस में पाए जाते हैं। जब उनकी हम रिलेटिव अबंडेंस को देखते हैं तो फिर उसकी हम जो है वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा रिसेंटली हमने नियॉन के साथ किया, और फिर उसके बाद उनको जमा करते हैं। और जो वैल्यूज़ चूँकि ज़्यादा हो जाती हैं ऑफ कोर्स आंसर फिर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अगर फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो फिर हम उसको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बोलेंगे, अदरवाइज उसको जस्ट एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे। एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में इसलिए हो सकता है क्योंकि आइसोटोप्स जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट आइसोटोप का मिक्सचर होते हैं। रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो सम करते हैं, फिर उसको 100 पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर में भी फ्रैक्शन में जा सकता है। अगर चला जाएगा तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हो जाएगा। ऐसे ही जी हमारे पास है व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है मास स्पेक्ट्रोमीटर में उसके बारे में बताना है कि उसका फंक्शन क्या होता है। पहले तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में समझ लेते हैं। ये बेसिकली एग्जैक्ट मैसेज हमें बताता है डिफरेंट आइसोटोप्स के एक एलिमेंट के अंदर, और ये यूज़ होता है M/E वैल्यू की बेस पे आयंस को सेपरेट करने के लिए।
m/e वैल्यूज, जो मास टू चार्ज वैल्यूज है उसकी बेस पे ये यूज़ होता है आयंस को सेपरेट करने के लिए। और अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन देखें तो ये आयन को एक तो जो सर्कुलर पाथ होता है, अगर हम यहाँ पे जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसको यहाँ पे ड्रा करें तो उसकी कुछ डायग्राम ऐसे बनेगी। ये देखिए यहाँ पे, अब इसमें ये वाला है ना, अब यहाँ तक पहले तो था ना वो, उस पर हम बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नेगेटिव ग्रेड लगा हुआ होता है। अब नेगेटिव ग्रेड में नेगेटिव आयंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसी तरह अब यहाँ से पॉजिटिव आयन आगे जाएंगे सर्कुलर पाथ में और इससे स्लिट से गुजरेंगे और गुजरने के बाद आगे जाएंगे। अब इससे सर्कुलर में जो मूव करवाना है ये मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, नॉर्थ और साउथ को लगा हुआ होता है, तो उसको बेसिकली ये मूव करवाएंगे सर्कुलर पाथ के अंदर। ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो दूसरा जो है ये फिर यानी कि एक तो उसको मूव भी करवाता है और इसके अलावा वो उसको जब वो पास करने लगते हैं तो उनको सेपरेट भी करता है। यानी कि यहाँ तक तो इकट्ठे आ रहे थे सारे पॉजिटिव आयन एक ही लाइन में, लेकिन एक तो ये इसको सर्कुलर पाथ में मूव भी करवाएगा, मूव करवाने के साथ साथ ये उसको सेपरेट भी करेगा उनकी मास टू चार्ज रेशियो की बेस पर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ टू strong peak in mass spectrometer for bromine while for iodine only one peak at 127 EMU it is indicated। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं मास स्पेक्ट्रम, क्योंकि आपको पता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जो हमें ग्राफ मिलता है वो दरअसल होता है मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम में अगर वो कहता है कि अगर हम देखें तो ब्रोमीन के लिए हमें 2 जो है वो पीक नज़र आएंगी। ये ब्रोमीन का समझ लेंगे है आपको मास स्पेक्ट्रम। और अगर हम यहाँ पे इस जगह पे ड्रा करते हैं आयोडीन का तो उसमें जस्ट हमें एक ही पीक नज़र आती है। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हमने इस कंसेप्ट के अंदर भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ पीक्स नंबर ऑफ आइसोटोप के बारे में बताती हैं। तो अगर एक ही लाइन है उसका मतलब ये है कि आयोडीन है ओनली 1 आइसोटोप एट 127, जबकि जो ब्रोमीन है उसकी 2 डिफरेंट पीक्स होती हैं, 79 पे होती है, 81 पे होती है, क्योंकि उसके आइसोटोप 2 होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसलिए है क्योंकि ब्रोमीन का ओनली 1 आइसोटोप होता है, जबकि आयोडीन का 1 आइसोटोप होता है और ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए उसकी पीक्स 2 होती हैं। ये आपको मास स्पेक्ट्रम भी शो करवा दिया है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज हमारे पास राइट ऑन एनी 4 मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप। जिसका हमने अभी जिक्र किया कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है असल में इस चीज़ का नाम है कि हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है कि एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स होते हैं, कौन सा कितनी परसेंटेज में होता है, उनको सेपरेट करना है। क्या यही मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही टेक्निक है या कोई और टेक्निक्स भी हैं। तो जब हम इनकी डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि इनकी और भी जो है ना वो मौजूद होती हैं, क्या बोलते हैं उसे, मेथड हैं, और भी मेथड्स हैं। तो उसने चूँकि क्वेश्चन में 4 ही आपसे रिकमेंड किए हैं तो मैं यहाँ पे देखें 4 मेथड, तो हम 4 ही और बताएंगे। गैसियस डिफ्यूजन है, एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजिस के जस्ट नाम लिखने डिटेल तो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है। इसका डिस्टिलेशन है और थर्मल डिफ्यूजन। तो ये टॉपिक 1.3 तक हमारे 12 क्वेश्चन बने, कुछ मर्ज भी थे और 2-3 क्वेश्चन तो मर्ज थे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। तो इसमें एक ही शुरू में 3 क्वेश्चन मर्ज किए गए हैं। एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो मैट्रिक का क्वेश्चन ही है कि उसको हम एम्पिरिकल फार्मूले से कैसे रिलेट करते हैं। उसके बाद ये सिंपल इंटीग्रल उसका कैसे होता है। तो ये इसके अलावा जो है हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला। तो इन सबको हम कंसाइज एक ही तरह हल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमें बताता है मॉलिक्यूल में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरी बात यह है कि ये रिलेशन इसका क्या है एम्पिरिकल फार्मूले के साथ। तो वो वाज़ेह है कि अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला आना चाहिए। उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपली
तो कभी भी हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूले तक नहीं जा सकते, पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं, उसको n से क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रहे कि जो n है ये दरअसल क्या है, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास है, इसलिए जब इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उसकी दो मिसालें दें। तो याद रहे कि जिसका वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी एग्जांपल उसने ग्लूकोज की भी दी हुई है, बेंजीन की भी दी हुई है, तो ये है जी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद है जी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ़र्क बताएं। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो कि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है, अभी हमने पढ़ा, ऊपर वाली ही तारीफ है, आप दोबारा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और ये जो है हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। आयनिक और कोवलेंट का हो सकता है एम्पिरिकल फार्मूला, जबकि जो आयनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन से हासिल कर सकते हैं, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला रिलेशनशिप से ही हासिल कर सकते हैं। इसका एम्पिरिकल फार्मूला एग्जांपल दे देनी है, इसकी एग्जांपल दे देंगे, ये 4 इसके अंदर 5 डिफरेंसेस आ जाएंगे, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ अब हम मूव करते हैं टॉपिक 1.5, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। स्टूडेंट्स याद रहे कि जो इसमें पहली पूछे, ये बेसिकली ग्राम फार्मूला, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये अगर आपने एक भी डेफिनेशन अच्छे से कर ली तो बाकी आपको खुद ब खुद आएंगी। तो मैं यहाँ पे पहले आपको ये 18 की बजाय 19 क्वेश्चन समझाता हूँ। ये है जी हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मुझे एक यहाँ पे न्यू पेज अगर ऐड हो जाए, नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे हो जाता तो मैं ज़्यादा आपको, असल में मैं आपको एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना चाह रहा था, लेकिन अनलकीली यहाँ पे इस वक्त मुझे न्यू पेज जो है वो ऐड करना नहीं आ रहा PDF के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दूँ, बल्कि मैं वर्ड में चला जाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ लें स्टूडेंट्स कि एक होता है हमारे पास एलिमेंट, उसके साथ लिंक होता है आपके एटम्स का, उसके बाद एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड, इसके साथ आपने लिखना है मॉलिक्यूल। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताने लगा हूँ आयनिक कंपाउंड, इसका लिंक होता है आयन फार्मूला यूनिट के साथ। उसके बाद एक है आयनिक स्पीशीज, इसका लिंक होता है स्टूडेंट्स आयंस के साथ। इसमें याद रहे ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको कोशिश की है कि सही से समझा सकूं। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम आउट करता हूं, इसमें ये बात वाज़े रहे, ठीक है। इसमें 4 मैंने आपको लिंक बताया, एलिमेंट का एटम के साथ, कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ पे ही मैं लिखने लगा हूँ एटॉमिक मास, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद फार्मूला मास, और उसके बाद है जी आयनिक मास। ये 4 लिंक जिसको आ गए उसको ये ग्राम एटम, यानी कि इसका लिंक है ग्राम एटम के साथ, इसका लिंक है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल के साथ, और इसका लिंक है ग्राम फार्मूला के साथ, और इसका लिंक है ग्राम आयन के साथ। 4 हैं जी हमारे पास। अब इसको मैं एक ही डेफिनेशन लिखूंगा और आपने ये बाद में क्वेश्चन को हम उधर बुक से भी देख लेते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस्ड, अब इधर से लेना है आपने एटॉमिक, यानी कि एटॉमिक मास से लेना है आपने जी। व्हेन वी एक्सप्रेस्ड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट
expressed in grams, then it is called ग्राम एटम। सिंपली इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटम बोलेंगे। अब इसी में मैं यहाँ पे कुछ अंडरलाइन करने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने चेंज क्या करना है। जस्ट ये चेंज करना है क्योंकि बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आप बुक की तरफ आता हूँ। आपने ये देखना है कि अगर ग्राम एटम है तो फिर आपने लिखना है कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अगर ग्राम मॉलिक्यूल है फिर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल वाला वर्ड ऊपर से ले लिया आपने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट। और अगर वो आयनिक कंपाउंड है देन फार्मूला मास, और अगर वो आयनिक स्पीशी है तो देन आपने लिखना है कि जी आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशी। तो ये चारों लफ्ज जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किए आपने चेंज करने हैं और आपको मुकम्मल तौर पर डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। ये 4 के 4 शार्ट क्वेश्चन और फिर इन चारों को मिलाने के बाद आपका मोल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इतने आपको इजी वे में मैंने कोशिश की है कि ये समझा सकूं। तो ये है जी। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ग्राम फार्मूला क्या हो जाएगा। जब हम आयनिक कंपाउंड को एक्सप्रेस करते हैं, फार्मूला यूनिट किसी भी आयनिक कंपाउंड का एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर, तो देन उसका हम ग्राम फार्मूला कहते हैं। ये सिर्फ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है उनमें मॉलिक्यूल नहीं होते, जिसकी एग्जांपल जो है NaCl की भी हो सकती है, MgCl2 की भी हो सकती है। उसके बाद है ग्राम एटम, वही बात हो गई मैंने आपको बताया, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जस्ट ये वाली चीज़ तब्दील करनी है बस, और रट्टा नहीं लगाना। इसमें हमने एक एलिमेंट सोडियम का मास याद कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास 2 इन्होंने मिस कर दिए, शायद आ गए हैं, लेकिन उनको भी हम वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद डिफाइन एवोगाड्रोस नंबर है और इसका बताना है कि ये मासेस ऑफ केमिकल सब्सटेंस के साथ कैसे लिंक करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। इसकी वैल्यू ये है 6.02 क्रॉस 10⁻23 Na। इसको हम शो करते हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला है। और सिंपली एवोगाड्रोस नंबर को अगर हम केमिकल सब्सटेंस के मासेस के साथ लिंक करें तो ऑटोमेटिकली ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये सारे के सारे जो है वो एवोगाड्रोस नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। और इसी तरह ये फिर बन जाते हैं जी हमारे पास कार्बन और वाटर। स्टूडेंट्स एक बात याद रहे कि जिस तरीके से जर्नल हम दर्जन के लिए 12 का वर्ड यूज़ करते हैं 12 का, वैसे ही एवोगाड्रोस नंबर जो है वो समझ लें कि दर्जन वाले 12 हैं। जब भी कोई चीज़ 12 पे पहुंचती है 1 दर्जन हो जाती है, ऐसे जब भी कोई चीज़ एवोगाड्रोस नंबर पे पहुंचती है तो वो भी 1 मोल हो जाती है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है जी मोल विद, जो ऊपर वाले जितने भी हैं जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे तो उसको फिर हम बोलेंगे 1 मोल बोलेंगे। जिससे हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, उसके अगर एवोगाड्रोस नंबर हैं, अगर वो वाटर है तो भी उसके एवोगाड्रोस नंबर हैं। ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर यानी कि मोल के बराबर हो जाएंगे। जब भी कोई चीज़ पार्टिकल एवोगाड्रोस नंबर पे आती है 10⁻23 6.02 10⁻23 पे, तो वो ऑटोमेटिकली मोल के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैग्नीशियम एटम जो है वो ट्विस हैवियर होता है एज कंपेयर टू कार्बन एटम। जी हाँ, इसको एक्सप्लेन करना है जी, बिल्कुल इजी है। इसको आपने यही अंदाज रखना है कि कार्बन एटम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, उसका 12 हो गया AMU। जबकि मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है तो उसका ऑफकोर्स 24 AMU हो जाएगा। तो 12 और 24 सिंपल कैलकुलेशन है तो वो डबल ही हैं, तो इसलिए हम कहेंगे जो मैग्नीशियम है वो ट्विस हैवियर है एज कंपेयर टू कार्बन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अगर हम 1 मोल वाटर लेते हैं उसके 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन और ये इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी इसके साथ क्या है जी, हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, इसमें देखिए आप लोग वाज़ेह नज़र आ रहा है कि 1 मोल इस बॉन्ड का है, 1 मोल मैं यहाँ पे इसको अगेन कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें 1 मोल बॉन्ड है, ये दूसरा मोल बॉन्ड है। और इसी तरह वो कहता है कि इसमें ठीक है 1 मोल ऑफ बॉन्ड है, 2 मोल्स बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ही
3 मोल्स ऑफ एटम है, 1 मोल ऑक्सीजन का और 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन के हैं। नेक्स्ट कलर हम और सिलेक्ट करते हैं, इसमें बता रहा है कि जी 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे होगा, और 20 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल है, ये इसको हम जस्टिफाई करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपको पता है कि 2 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, 3 एटम है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के हैं। इस तरह 28 फंडामेंटल पार्टिकल कैसे हुए, क्योंकि 10 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑटोमेटिकली जो है वो कितने हो जाएंगे 28 जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल का आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने बेसिकली, तो मास जो है वो बताता है कि वो क्या है, उसके बेसिकली उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम साथ में प्रोटॉन की जब इक्वल काउंट करेंगे तो बेसिकली 10 प्रोटॉन और 10 8 हो जाएगा, और 10 जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 28 फंडामेंटल पार्टिकल बन जाएंगे। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं बॉन्ड की, तो वो तो आपको पहले ही समझा दिया था कि 2 बॉन्ड होते हैं, एक OH और ये दूसरे OH के दरमियान होता है, और 10 मोल इलेक्ट्रॉन भी आपको बता दिया, 28 मोल फंडामेंटल पार्टिकल भी इस तरीके से होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के 180 ग्राम जो है वो ग्लूकोज और 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसको जस्टिफाई करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें 180 में भी और 342 में भी हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो चूंकि 180 उसका ऑफ कोर्स 1 मोल है, 342 भी 1 मोल है, ये ऐसे जैसे कि 12 एप्पल लेते हैं, बनानास लेते हैं और एग्स लेते हैं, तो वो आते तो 1 डजन ही है। आइदर बनानास का वेट और होता है, एग्स का और होता है, एप्पल्स का और होता है, लेकिन जब वो 12 के डिजिट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है हमारे पास 1 मोल 1 डजन हो जाते हैं। ऐसे ही 180 ग्राम हम ले लें ग्लूकोज, 340 सक्रोज ले लें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये आ रहे हैं जी हमारे पास 1 मोल के इक्वल, तो ऑटोमेटिकली इसमें 1 डजन की तरह सेम 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 क्रॉस 10 टू द पावर 23 हो जाएंगे। एटम की बात करते हैं, एटम इनमें डिफरेंट है ऑफ कोर्स। देखें आप ग्लूकोज को देख लें, इसमें 24 एटम्स हैं, सक्रोज को देख लें 45 एटम्स हैं इसके अंदर, 45 एटम्स हैं इसके अंदर, तो एटम्स तो डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं इनके सेम है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोल को डिफाइन करें और कैलकुलेट करें 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम में। सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले उस ऑलरेडी जो डिफाइनेशन हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंगली मोल को डिफाइन कर लें, कर लिया, फिर उसके मास 0.1 को 23 मोलर मास पे डिवाइड करें और जो आंसर आए उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, ये जो है इसके ग्राम एटम्स हो जाएंगे। 27 और 8 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जो अभी आपने जिसके मोल्स मालूम किए हैं 0.18 ग्राम के, उसमें वो पूछ रहा है कि कितने एटम होते हैं और आप लोगों ने इसके ग्राम एटम को भी फाइंड आउट करना है, मतलब मोल्स को, वो तो अभी कर लिया था, वो आंसर तो सेम आएगा। एटम की बात करनी है, तो एटम के बारे में जो बात है वो ये है सिंपली ग्राम एटम कितने प्रेजेंट होते हैं 0.1 में। नंबर ऑफ एटम्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली ग्राम एटम को ही लिंक कर रहा है। एटम की बात करते हैं तो खुद सोडियम एक प्योर एटम है, 0.1 ग्राम में ऑफ कोर्स है वो एक एटम से कम होकर रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने ग्राम्स में यानी कि आप मास मालूम करना है KMnO4 के 2.7 मोल्स का, और इसका बताया हुआ है 158 जो है वो उसका फार्मूला मास है। इसमें मास इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स को, पहले डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 432.92 ग्राम आ जाएगा। अब किलोग्राम में मास, आपको पता है कि मास के साथ हर जगह पे ग्राम लिखा होता है, तो अगर ग्राम में जब आंसर डायरेक्ट निकलेगा तो हम उसको सिंपली जो है वो अपने कन्वर्जन फार्मूले से ग्राम को जो है वो किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर फार्मूला वही नंबर ऑफ मोल्स वाला लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम और 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जी हाँ, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम 1 मोल गुड, 238 ग्राम 1 मोल। अगर ये मोल एक आ रहे हैं तो यूरेनियम टू मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम है, यूरेनियम का 238 ग्राम है, तो दोनों का जो 1 मोल हम लेंगे वो सेम नंबर ऑफ एटम आएगा क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर के वो इक्वल चला जाएगा, 6.02 क्रॉस 10 टू द पावर 23 में चला जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि इनकी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास जी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। तो आप पहले एटॉमिक मास नाइट्रोजन का देखें, फिर मॉलिक्यूलर मास देखें, मास ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे, ये 46.6 आएगा। नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है, ये एमसीक्यू शार्ट हर जगह पे पूछा जाता है। उसके बाद है जी नाइट्रोजन N2 और CO में वो कह रहा है कि वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल सेम होते हैं और इसको आपने प्रूव करना है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं कि N2 में 2 नाइट्रोजन एटम हैं, एक में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 हो जाएंगे तो ये डबल 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 हो जाएंगे। अब हम आते हैं CO पे। CO पे में आपको पता है कि 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, एक कार्बन है और दूसरा है ऑक्सीजन है। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन में 8 8 8। कलेक्टिवली जब करेंगे तो इसके पास भी सेम बचेंगे, 6 + 8 14 14 14। तो ये दोनों का प्रूव हो गया कि N2 और CO के अंदर R2 ये डिफरेंट हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सेम ही होते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं, नेक्स्ट ही हमारे पास है Define molar volume, give at least 2 example. Mole volume occupied by 1 mole of substance at standard temperature and pressure is called molar volume. इसको हम Vm से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेटली होती है जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसमें अगर हम 44 ग्राम CO2 के लेते हैं, 64 H2 के लेते हैं, तो इसका मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब भी आएगा। तो ये 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ CH4, 44 ग्राम ऑफ CO2। इसमें सेपरेटली ये वॉल्यूम जो है वो 22.414 ऑक्यूपाई करते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि H2 का साइज छोटा होता है, CH4 का और छोटा होता है, CO2 बड़ा होता है, बल्कि CO2 का उससे भी बड़ा होता है, लेकिन इनके साइज बेशक बढ़ रहे हैं। मास भी H2 का थोड़ा है, CH4 का उससे ज़्यादा है और CO2 का उससे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इनका वॉल्यूम सेम होता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वही है जो कि हमने एवोगाड्रोस नंबर में पढ़ी। एवोगाड्रोस लॉ में भी ये बात, गैसेस का एक लॉ है एवोगाड्रोस लॉ, उसमें भी ये बात क्लियर है कि इक्वल वॉल्यूम जो गैसेस का होता है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसमें। जिससे अगर हम देखें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मास इतना है, उसके बाद 16 ग्राम CH4 का इतना है, 44 का इतना है, लेकिन सब के मोल जो है तीनों के एक एक आ रहे हैं। जैसे ये वाज़ह हुआ कि अगर उनके मोल एक हैं तीनों का, तो सब का तीनों का वॉल्यूम जो है वो भी एक ही होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर फॉलो होना उनका ज़रूरी है। तो उसकी रीज़न ये है कि मास को ना तो हम बना सकते हैं, ना इसको ख़त्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। तो साधारण है जितना रिएक्टेंट में होना है वो ही मैस में चला जाएगा प्रोडक्ट में। जैसे आप वाटर की एग्जांपल देख सकते हैं कि 36 इधर बन रहा है, टोटल इधर भी 36 है। तो इसलिए ये बात वाज़ेह हो गई कि जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कभी भी वायलेट नहीं करेंगे। अगर करेंगी तो फिर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं रहेंगे। स्टोइकोमेट्री और उसके बारे में नेक्स्ट है मोल के बारे में, और हमने इसके 2 अजम्पशन भी बताने हैं। तो इसमें ये बात वाज़ेह रहे कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके 3 अजम्पशन है। पहली बात जो है वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में ना आए, यानी कि चले जाएं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर। और दूसरी बात यह है कि कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, यानी कि आप लोग जो बना रहे हैं वही बने, वाटर बना रहे हैं तो साथ में हाइड्रोजन इजाफी ना बन जाए। और ये जो लॉ है इंडेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी अवे होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है 40 क्वेश्चन। उसमें ये बताना है कि स्टोइकोमेट्री है क्या और कौन से लॉ यहाँ पे अप्लाई होते हैं। स्टोइकोमेट्री क्या है? ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसकी अगर हम लॉस की बात करें तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी अवे होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी अवे होता है। और इसके अंदर 2 मेन अजम्पशन हैं। पहले नंबर पे ये है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे, यानी कि रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं आएगा। और सेकंड वन ये है कि कोई भी साइड रिएक्शन अक्कर नहीं होगा। तो ये स्टोइकोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्पेशली स्टोइचियोमेट्रिक की लिमिटेशन अजम्पशन के बारे में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पेपर में मस्ट आता है कि कौन कौन से अजम्पशन हैं स्टोइचियोमेट्री के। तो 3 अजम्पशन है। नंबर 1 ये है कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनको प्रोडक्ट में जाना है। नंबर 2 कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा। और नंबर 3 ये है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो ओबे होंगे। अगर ये ओबे होंगे तो स्टोइचियोमेट्री अपनी बात पे पक्की रहेगी, वरना स्टोइचियोमेट्री की अजम्पशन अगर डिसप्रूव हो गई तो क्लियर बात है कि फिर ये साबित नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं जिसमें नेक्स्ट है जी ये क्वेश्चन जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत अहम है कि स्टोइचियोमेट्रिक जो अजम्पशन हैं ये पूछी जाती हैं कि किन को हम फर्ज करेंगे तो हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन सही प्रूव होगी। ऐसे ही नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि पहले कंज्यूम भी हो जाता है क्योंकि वो कम अमाउंट में लिया हुआ होता है, और इतना ही नहीं बल्कि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को कंट्रोल भी करता है जो कि केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। इनको हम बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इसकी खसूसियात ये होती हैं, प्रॉपर्टीज़, वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। मसलन आग कंबशन प्रोसेस को देख लें, आग लगने के अमल को। इसमें वाज़ेह है कि अगर ये फ्यूल यानी कि गैस या जो वुड्स वगैरह होती हैं, ईंधन, अगर ये ख़त्म ना हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई वाफिर होती है। एक लिमिटिंग एक एक्सटेंट रिएक्टेंट है। जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो तो ख़त्म होना ही नहीं है, इसने कंट्रोल ही नहीं करना। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो पहले ख़त्म हो जाता है, इसलिए तो हम उस प्रोसेस को कंट्रोल कर जाते हैं और ये लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इसकी इसी ही समझ लें, बाज़ दफ़ा इसकी अकेली डेफिनेशन पूछी जाती है, इसकी फिर हमने प्रॉपर्टीज़ अपनी तरफ से लिख देनी है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आएँ। और जो उससे ज़्यादा अहम क्वेश्चन जो जिसका स्टोइचियोमेट्री की अजम्पशन वाला इंपॉर्टेंट है और हर दफ़ा ही आता है पेपर में, ऐसे ही ये भी हर दफ़ा ही समझ में आएगा, या वो आएगा या फिर ये आएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को भूल भी जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहले नंबर पे आपको डेफिनेशन वही होगी कि वो जी उसको जल्दी ख़त्म हो जाएगा और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल भी करेगा। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि इसको हम हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो रिएक्टेंट 2 हैं 3 हैं, लिमिटिंग कौन सा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं ये समझूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये बात है तो फिर मैं उसको कुछ इस तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मालूम करने हैं। लेकिन करने कहाँ से हैं? अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट से करने हैं। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से ये आपने इसके जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मालूम करने हैं। फिर जी, और दूसरी बात ये है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करने हैं मालूम। दोनों के मोल्स मालूम करने हैं लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है। फिर उन दोनों में पहचान करनी है कि कौन हमें कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, तो वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है। ये 3 स्टेप कर लिए तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम हो जाएगा। तो आपने इसको आइडेंटिफिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मालूम करेंगे। किससे मालूम करेंगे? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो उन्होंने दी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल का समझना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ब्लैंक पेज दूँ जिस पे मैं सिंपल के मैं उधर वर्ड फाइल में जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जी हमारे पास है, मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया ये कि हमारे पास जो है एक जो है ना वो NH3 है, NH3, और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है HCl। ये जा रहा है जी शेप के अंदर एरो ऐड करते हैं, सिंगल हेडेड एरो, और ये हमें दे रहा है जी NH4Cl।
अब मैं यहाँ पे जो है वो 3 स्टेप को फॉलो करने के लिए 3 टेबल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए, पहले स्टेप में उसने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो उसमें ये वाजे कर दे कि जो अमोनिया है ये भी 100 ग्राम है ईच, 100 ग्राम ईच, मतलब दोनों जो है वो 100 ग्राम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, बल्कि हम इस तरह करते हैं इस टेबल को अलग अलग एक दफ़ा फिर मैं डबल फॉर्म में सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा, मैं चाह रहा हूँ कि आसानी हो, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। रट्टा तो इसको लगाया ही जा सकता है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों तरह हम अलग अलग लेके चलेंगे। ये अमोनिया, पहला स्टेप दोनों का से अमोनिया और इधर से HC। अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स हम मालूम करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, गिवन मैस इसका 100 है बट आपको पता है अमोनिया का 17 होता है मोलर मैस। ये आंसर आई थिंक हमारे पास आएगा 100 को डिवाइड कर लेते हैं हम, तक डिवाइडेड बाई 70, ये 5.88 आएगा, 5.88। सेम इसी तरह जो है वो हम कर लेते हैं। ये स्टेप, ये पहला स्टेप अप्लाई हो रहा है यानी कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वाला, और इसका जो है वो 100 को डिवाइड कर लेंगे 36.5 पे, क्योंकि 35.5 उसका होता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। अब इसका आंसर जो है वो आएगा जी 100 डिवाइड 36.5, ये आएगा 2.73, 9 मतलब 2.74 हम कर लेते हैं जी। ये आपके सामने जो है वो मोल्स आ चुके हैं, मोल्स ऑफ NH3, और ये जो है मोल्स ऑफ HCl। सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि जी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। प्रोडक्ट आपको पता है NH4Cl है, तो हम NH4Cl को कंपेयर दोनों से प्रोड्यूस करवा लेंगे कि कितना कितना हमें मिलता है। NH3 की रेशो निकालते हैं NH4Cl के साथ, और फिर आगे हम वही कर लेंगे। NH3 अगर हमारे पास 1 मोल है तो आपको पता है कि NH4Cl भी 1 मोल ही मिल रहा है। अगर NH3 के 5.88 मोल्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें इसके भी 5.88 मोल्स मिलेंगे प्रोडक्ट के, यानी कि अमोनिया से। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, HCl और NH4Cl, जिसमें अगर 1 मोल हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं, अगर इसके 1 मोल्स हैं, यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है, इसके ये देखिए, इसके अगर 1 मोल्स आ रहे हैं तो इसके भी हमारे पास 1 मोल ही बनेंगे। इसके देखें ना, बैलेंस इक्वेशन में हम देखें, इसके 1 इसके, अच्छा अगर इसके 2.74 बन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसके भी कितने बनेंगे, 2.74 बनेंगे। ये तो वाज़ है ना उसके जितने। अब इसमें हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा पॉइंट ये था कि 2 स्टेप क्लियर हो गए, और तीसरे में बताएंगे जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन होगा। ऑटोमेटिकली ये बात वाज़े आ रही है कि अमोनिया जो है वो हमें NH4Cl के 5.88 मोल दे रहा है, जबकि जो सेकंड हमारे पास नेक्स्ट है वो कितने दे रहा है जी, वो हमारे पास दे रहा है जी, आपको नज़र आ रहा है कि वो हमें कितने दे रहा है जी। ये पेन कलर में किसी तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ 5.88 दे रहा है और ये जो है वो 2.74 दे रहा है। तो इसमें वाज़े हो गया कि ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना टेबल स्टाइल, अच्छा चलें इसमें नहीं जा रहा, मैं असल में चाह रहा था कि मेरे पेन हासिल हो जाता लेकिन नहीं हो रहा, चलें कोई बात नहीं। इसमें ये जो है वो 5.88 और ये 2.7 दे रहा है, तो वाज़े हो गया कि जो हमारे पास NH3 है ये हमें ज़्यादा मोल दे रहा है और HCl कम मोल दे रहा है। तो अब हम तीसरा स्टेप भी हमने समझ लें कि वेरीफाई कर लिया कि जो कम मोल देता है वो हमारा क्या है, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
तो उससे वाजे हो गया कि तीसरा स्टेप भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपको रटने की बजाय ये वाजे हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मालूम करनी है, बट गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से करनी है, फिर प्रोडक्ट के बैलेंस इक्वेशन से करने हैं, और फिर उसके बाद जो कम अमाउंट दे रहा है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो हमने एग्जांपल अपनी तरफ से समझने के लिए लिखी उसमें HCl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था। तो हमने एक जानबूझ के जो है वो एक्सेस में लिया हुआ है, जैसे कि NH3 है वो एक्सेस में लिया हुआ है। तो क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो हर रिएक्टेंट जो है वो महंगा होता है। जो महंगा है, जिससे आप समझ लें कि ऑक्सीजन तो फ्री है एक किस्म की अल्लाह की तरफ से हमें, और जबकि जो गैस है या वुड है ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। अगर हम इसको जानबूझ के कम ना लें और उधर से ऑक्सीजन वैसे फ्री है, तो वरना वो जो महंगा मटेरियल है, एक्सपेंसिव सब्सटेंसेस हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जानबूझ के एक ज़्यादा इसलिए लेते हैं ताकि ज़्यादा वाला चलता रहे और कम वाला जो कीमती होता है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये भी है कि ये स्पीड अप करने के लिए एक से ज़्यादा सब्सटेंस को यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। गिव एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल देंगे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल और यो समझ लें गैसेज जो होती हैं जिसको हम CNG बोलते हैं। जितने भी गैसेस या जो भी कंबशन प्रोसेस है टोटली जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की कॉमन एग्जांपल है हमारी सराउंडिंग के अंदर। तो लास्ट टॉपिक इज यील्ड। यील्ड के बारे में हम पैदावार कहते हैं उर्दू में से सिंपल। ये जो है वो पैदावार होती है। पैदावार दो तरह की होती है। पहला क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट और एक्चुअल, और उसमें जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल रही है वो क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड, और जो हमें परफॉर्म करके लेनी है वो क्या है जी, एक्चुअल यील्ड है। इसको एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। ऐसे ही ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमेशा ज़्यादा होती है गैस तुक्का जो होता है, और जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा थोड़ी होती है, और इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नीड नहीं होता और इसके अंदर एक्सपेरिमेंट नीड होता है। किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो सिंपली परसेंटेज यील्ड से चेक होती है। आप एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, सिंपली आपको परसेंटेज यील्ड मिलेगी, जिससे आपके मार्क्स की परसेंटेज है। जितनी आपके पास, आपको स्टूडेंट हर जगह पे मार्क्स नहीं पूछे जाते, परसेंटेज पूछ ली जाती है। फलां स्टूडेंट की परसेंटेज फलां की कितनी है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा वो ऑफ कोर्स अच्छी उसकी एफिशिएंसी स्टडी के अंदर। ऐसे केमिकल रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको चेक आउट करने के लिए उसकी परसेंटेज यील्ड मालूम करवाई जाती है। अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छा रिएक्शन, अगर परसेंटेज यील्ड कम तो एफिशिएंसी भी लो हो जाएगी। तो जो हम तुक्का लगाते हैं उसमें और जो एक्चुअल में है पैदा हुई है पैदावार, उसमें कितना फ़र्क है। अगर थोड़ा फ़र्क है तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, क्योंकि जो परसेंटेज यील्ड है ये बेसिकली एक्चुअल यील्ड से ही रिलेट कर रही है। अगर एक्चुअल यील्ड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज यील्ड भी ज़्यादा होगी, अगर एक्चुअल यील्ड कम है तो परसेंटेज यील्ड भी कम होगी। इसलिए एक्चुअल यील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, और एक्चुअल यील्ड से ही हमें अंदाज़ा होता है कि किस रिएक्शन की कितनी एफिशिएंसी है। ये MCQ में भी पूछा जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम ही आती है जबकि केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है? इसकी मेन 5 रीजंस हैं। नंबर 1 ये है कि जो काम करने वाला बंदा था वो एक्सपीरियंस नहीं था, इनएक्सपीरियंस वर्कर आपने लिया, उससे काम ही ठीक नहीं हुआ, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होना ही नहीं है। साइड रिएक्शन हो सकता है, आप बनाना वाटर चाह रहे हैं, हाइड्रोजन बन रही है, रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गया की बजाय रिवर्सिबल हो गया, जो बना था वो दोबारा प्रोडक्ट के अंदर चला गया तो लॉस हो गया। हो सकता है आप बनाना जो चाह रहे हैं वो नहीं, उसके साथ इम्प्योरिटी भी ऐड हो गई है तो ऑफ कोर्स लॉस होगा। जब आप उसकी फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन या इस तरह के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें मैकेनिकल लॉस भी हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों से बचिए। अगर इनमें पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स जो यील्ड हो जाएगी वो कम होगी। एक्चुअल और थ्योरेटिकल आपने जो गेस बैठ के किया था वो और होगा, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने तो आइडियल कंडीशन में बैठ के गेस किया था, जबकि हुआ और। तो ये जिससे समझ लें कि पेपर आप इजी कंसीडर करके गैस करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि आए नहीं, क्योंकि पेपर ही डिफिकल्ट था, फिर जी तैयारी अच्छी नहीं हुई, हेल्थ ख़राब हो गई। तो ये ऐसे ये भी रीज़न है जो कि एक्चुअल यील्ड को कम करती हैं और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। परसेंटेज यील्ड अभी बताया कि एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंट का वर्ड जब भी आएगा 100 से मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपको जो मिलेगा आंसर वो होगा परसेंटेज यील्ड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी अहमियत क्या है? तो ये ऐसे ही अहमियत है जैसे कि आपकी परसेंटेज की अहमियत है। आपको आपकी परसेंटेज देख के चेक कर लिया जाता है कि आप किस कैपेबिलिटी के स्टूडेंट हैं।
ऐसे ही किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी चेक करनी है तो ये नहीं कहते कि कितने टाइम में वो रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्टेंट डाले, सिंपली वो उसकी एमएस जो है वो एफिशिएंसी निकालते हैं। जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा, परसेंटेज यील्ड ज़्यादा, उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा, जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा उतना अच्छे से अच्छा रिएक्शन। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू को हम अख्ताम तक लिए जा चुके हैं। यकीनन ये वीडियो लंबी होने की वजह से बोरियत का शिकार नहीं होने देगी, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर 48 क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चन मर्ज थे, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके चैप्टर नंबर 1 के क्लेम में मेरा क्वेश्चन आपके पेपर के हल हो जाएंगे। पेपर के बाद आप कमेंट्स में आप खुलेआम ये कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, अगर आप इसको गौर से सुन रहे हैं तो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। मैं इसको स्क्रॉल तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पीडीएफ रिक्वायर होगी तो आप बुक या फिर मुझसे कांटेक्ट करके हमारे ऑफिशियल ARS एजुकेशन के नंबर पे मंगवा सकते हैं। तो मैं इसको आगे मूव करवाता हूँ, आप स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। बस आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट खुद कर लेते हैं, इशू नहीं होता। क्योंकि ये मीडियम स्टूडेंट जो लोअर के लिए था तो वो मैंने 43 क्वेश्चन बड़े डीपली कंसेप्ट के साथ समझाया था कि आपको पहली दफ़ा भी पढ़ रहे हैं तो आप समझने के बाद उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं पास पेपर्स वाले और जो क्वेश्चन आपको मैं बार बार बता रहा हूँ इनको कर लेते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि आपका पेपर फेल हो जाए या आप परेशान हो। तो ये ज़रूरी है कि आप इन्हीं को कर लें। ये रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन करने की कितनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट क्योंकि कंसेप्ट भी MD कैट वगैरह के लिए अपने उन्होंने फ्रेश करने होते हैं तो वो कर लें, इशू नहीं है, उनका टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है। लेकिन मीडियम स्टूडेंट्स रेयरली आस्क्ड को ना ही करें, बेहतर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट को कर लें, तो इंशाल्लाह उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर आपको ये बुक हार्ड फॉर्म में चाहिए, आप PDF वगैरह में नहीं पढ़ना चाहते तो इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। और अगर आप ARS एजुकेशन का रेफरेंस देंगे तो आपको मज़ीद कुछ डिस्काउंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि इस दफ़ा अगर न्यूमेरिकल आने हैं तो आपको पता है और हिसाब होता है, तो 2025 में चूँकि न्यूमेरिकल आने जा रहे हैं इसलिए हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ ही मूव करेंगे, इनको थियोरेटिकल क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये कंबशन एनालिसिस बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े के न्यूमेरिकल हैं। अगर ये आपकी गुड लक है तो आपको कंबशन एनालिसिस में से क्वेश्चन लगता है। इसके साथ साथ दूसरा जो है ये मोलर वॉल्यूम में से है, उसके बाद ये लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टिशियोमेट्री में से है, ये भी उसी में से ही है। अगर आपको आज वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ आ गया तो ये खुद बहुत कर लेंगे आप। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 13 है, ये एग्जांपल नंबर 14 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इसके मेरा आपको मशवरा ये है कि उन मोस्ट के साथ साथ ये रेयरली आस्क्ड भी लाजमी कर लें, क्योंकि ये 4 मार्क्स हैं वो मुफ्त के होते हैं। आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे जो यील्ड वाले, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले, इनमें से न्यूमेरिकल मैक्सिमम लगने के चांसेस होते हैं। एग्जांपल भी कर लें, रेयरली आस्क्ड भी कर लें। इसका तो यही मशवरा देता हूँ कि रेयरली आस्क्ड भी लाजमी करें। यह सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो इसके अंदर आ रहे हैं ना क्वेश्चंस नीचे वाले, ये इसमें एक जो है ना मैं आपको ये चीज़ समझाना एंड पे चाह रहा हूँ कि पहले जो है ना यहाँ पे 3 मेन डोमेन है। पहली डोमेन ये है कि या क्वेश्चन जो है वो एम्पिरिकल फार्मूले में से पूछा जाएगा, जो कि सब स्टूडेंट को आता है। अगर नहीं आता तो एक कर लें, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप कमेंट्स करेंगे कि न्यूमेरिकल पे वीडियो बनाएंगे, आपको वैसे यूट्यूब पे और चैनल पे भी मिल जाएगी, इशू नहीं है। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला पे करें। उसके बाद सेकंड डोमेन है मोल, उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आते हैं और इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ साथ आपको वो भी मिलेगा जो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, उनमें से भी। ये मिला के मैं इन सब को मैं तो एक ही मोल कहता हूँ। थर्ड डोमेन है इसके अंदर जो है वो है यील्ड। मोल से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन याद रहे कि जो यील्ड है ना, यील्ड या मोल या फिर एम्पिरिकल फार्मूला, ये तीनों डोमेन है। अगर आपने इनको कवर कर लिया तो सिंपली आपका न्यूमेरिकल हल। और रेयरली आस्क्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बहुत कम बनेंगे मिला के भी, अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं। ये
तो अभी इसको न्यूमेरिकल पे 1 2, ये हमारे पास 1 क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है। ये नीचे इसका सोल्यूशन भी दिया गया एग्जांपल के साथ। 7 के बाद बस 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेलियास में जाते हैं। ये 8 है, ये 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे ये 14 है, ये 15 है। मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट तो आपको समझा ही दी है ना, आप उसी को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 15 है, ये 16। अब 16 क्वेश्चन ही कोई बंदा ना करे और उसके 4 मार्क्स ना आए तो उसको के लिए आप कुछ कह नहीं सकते हम। मैं यहाँ पे आपको फास्टली ना इसको समझा देता हूँ कि अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूले के आपका आ जाए पेपर में, गुड लक आ जाए, तो सिंपल उसका जो आपने कैसे उसको मालूम करना है। आपने सादा सी बात है, उसकी परसेंटेज अगर मालूम की हो गई, दी गई हो तो बेहतर है, तो आप इस तरह करेंगे। उसके बाद जो है आप उसको मुतलका रेलेवेंट एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे, आपको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि नंबर ऑफ मोल्स होंगी, इसको हम मोल रेशो भी कहते हैं। इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट वन है, जिसका यहाँ पे 0.56 है, इस सब को इस पर डिवाइड करेंगे, आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आप उसको n के साथ जो है वो n जो है उसके साथ आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको सिंपल उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। तो बहुत ही आसान है। 16 क्वेश्चंस के बाद इंशाल्लाह 100% श्योर है कि आपके जो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में से वो इजीली आप कवर कर जाएंगे। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करें, हमारे रेलेवेंट जो ऑफिशियल ARS एजुकेशन का कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको किसी और डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यहाँ पे मैं ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखने लगा हूँ, आप जो है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का मसला आ रहा है, आपको PDF चाहिए, आपको कोई और परेशानी है पेपर से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप किया करें और रिप्लाई का वेट क्या करें। जब तक आपको रिप्लाई नहीं आता इसका मतलब मैं बिजी होता हूँ, जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं फ़ौरन रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर नंबर 1 को अगेन रिव्यू लेने लगा हूँ कि अगर हम इसकी PDF को दोबारा एक दफ़ा स्क्रॉल करें तो 44 क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी मैंने रिवाइज की है। इसकी डोमेन है, इसकी चैप्टर की मेन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डोमेन है वो है सिंपल कॉन्सेप्ट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाले, आयंस वाले, मॉलिक्यूल्स वाले, आइसोटोप्स वाले। सेकंड डोमेन इसकी है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, उसमें से हमने निकलना है, एनालिसिस में से ही हमने कंबशन एनालिसिस पढ़ना है, उसी में एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दूसरी डोमेन खत्म हो जाएगी। तीसरी डोमेन इसकी है जी कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल के अंदर आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर पे फोकस करना है, साथ में थोड़ा सा हमने मोलर वॉल्यूम को भी टच करना है। थर्ड डोमेन है उसकी लिमिटिंग रिएक्टेंट या जिसको हम स्टिशियोमेट्री से लिंक करते हैं, और उसके बाद यील्ड है। इतना शॉर्ट चैप्टर है, 40+ जस्ट 40 क्वेश्चन समझ ले हैं इसके, इन्हीं को आप कर लें, आपके इंशाल्लाह पेपर में पूरे मार्क्स आएंगे। ये हमारा क्लेम भी है और आप पेपर के बाद खुद भी फील करेंगे इंशाल्लाह। फर्दर अगर आप जो पेपर करते हैं आपको लग रहा होता है कि इन क्वेश्चन से, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, तो आफ्टर सॉल्विंग योर पेपर आप कम से कम आप एप्रिसिएशन हमारी कर सकते हैं कमेंट करके। अगर नहीं है तो भी आप बताएं कि आप किसी काम का आपसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका पेपर से कोई लिंक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना एक्सपीरियंस है कि ये कमेंट नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी हम उसको वेलकम करेंगे। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। जो अगर आप यही वीडियोस भी करना शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर फेल नहीं होने जा रहा, बल्कि मैक्सिमम जो बिल्कुल होपलेस इस वक्त केमिस्ट्री में बच्चे बैठे होते हैं, अगर वो भी इनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो 50+ मार्क्स लाजमी तौर पर लेंगे। ये हमारा क्लेम है, दावा है इस वीडियो बनाने का। बाकी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, मेहनत करें, थोड़ा थोड़ा करके याद करें, लेकिन याद करते रहा करें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपका कदम चूमेगी। किसी भी मज़ीद किस्म की क्वेरी के लिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और भी कोई क्वेरी हो तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं फिर अगेन यही वर्ड कहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी वजह से स्टार्ट में अच्छी तैयारी नहीं कर सके और अब वो परेशान हैं कि हम क्या करें, तो अल्लाह पे भरोसा रखने के बाद आप इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करें। इंशाल्लाह पेपर के बाद भी दुआएं आप हमें देंगे
और इतना ही नहीं, आप लोग जब पेपर का आपका रिजल्ट आएगा तो आपको केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स देके भी खुशी होगी। तो आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर हमें दुआएं देंगे। शर्त यह है कि इन क्वेश्चंस को A to Z अच्छा से अच्छा करके याद कर लें। अगर अच्छा से अच्छा करके याद नहीं करते तो फिर ये हमारा क्लेम नहीं होगा। ऐसी है जैसे कि स्टिशोमेट्री कैलकुलेशन की अजम्पशन है, तो हमारी भी यही अजम्पशन है कि अगर स्टूडेंट इन 40 प्लस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेता है और ऐसे ही आंसर करके आता है और इसके अलावा वो गलती नहीं करके आता न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी, तो किसी भी सूरत में ये नहीं हो सकता कि चैप्टर नंबर 1 का उसका बोर्ड का पेपर इधर से ना लगे। मज़ीद किसी भी बात को तूल दिए बगैर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब तक चैप्टर नंबर 1 की ये सारी MCQ शॉर्ट और लॉन्ग कंप्लीट हुए, क्योंकि सब न्यूमेरिकल आने हैं तो मैंने न्यूमेरिकल पे ही फोकस किया, लॉन्ग की तरफ गया ही नहीं है। तो आप भी यही काम करें। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।